वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहली स्पोर्ट्स इनिशिएटिव पॉलिसी का इजरा कर दिया है। खेल और खिलाड़ियों के लिए रकम मुख्तस की है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपका लिबास, आपका खाना पीना और टिकटिंग ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने इन खिलाड़ियों के माँ बाप को, इनके कोचेस को, ट्रेनर्स को भी खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि आपने महदूद मसाइल के बावजूद भरपूर कोशिश की है और इन खिलाड़ियों को तैयार किया है। अब हुकूमत इनकी देखभाल करेगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हम ये वादा करते हैं, अगर कौम ने हमें दोबारा मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन पॉलिसीज़ को आगे लेकर जाएं और खेल और खिलाड़ी तरक्की करें। उन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। चीनी बैंक्स ने जो है वो रोल ओवर कर दिया है मज़ीद $600 मिलियन को, और इस तरह से हमारी जो मईशत है, जिसके लिए लोग ये बातें कर रहे थे कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, हम गिरावट का शिकार हैं, ऐसा नहीं हुआ है। कौमी असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप कैसा होगा, ये वो सवाल हैं जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विद इन दी पार्टी मुशावरत शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में 20 सीनियर रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें की हैं और पीपल्स पार्टी और JUI फे से भी आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में नाम मांग लिए जाएंगे। जबकि 20 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का एक अहम इजलास भी मुतवक्के है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आया नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे या फिर पुरानी मरदमशुमारी के साथ ही जाया जाए। अलबत्ता बताया जा रहा है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या फिर किसी सियासी शख्सियत का जो चुनाव है वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की पहली तरजीह है। तो कौमी असम्बली की तहलील एक बड़ा चैलेंज, और उससे पहले ये चैलेंज कि निगरान सेटअप जो है वो क्या होगा, उसमें किन नामों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद है। तो इसमें यकीनी तौर पर जो बड़ा चैलेंज है वो तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका तौर पर अपने उम्मीदवारों को नामजद करना है। फिर जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनसे मुशावरत का अमल शुरू होगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या मामला चल रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन करें, उनसे जानते हैं, समझते हैं। सिद्दीक, कहिएगा, यकीनी तौर पर कौमी असम्बली की तहलील एक बहुत बड़ा मामला है कि उसे कब करना है, कब एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले निगरान सेटअप के मामलात हैं। क्या इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात हैं, क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो कौमी असम्बली की तहलील है और उसके बाद फिर निगरान सेटअप, ये दो अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जो है विद इन पार्टीज़ तो जो मुशावरत है वो शुरू कर दी है। मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं से वो लाहौर में भी मिले हैं, आज भी उनके कुछ मुलाकातें पार्टी के सीनियर वज़रा के साथ यहाँ इस्लामाबाद में हैं। मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि जो कौमी असम्बली है वो जो तहलील होती है तो उसके बाद जो निगरान सेटअप है तो उसमें ऐसी शख्सियात को सामने लाया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हों, क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, 13 जमातों का इत्तेहाद है, तो उन इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइंदा हफ्ते इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत होगी, रवा हफ्ते भी और आइंदा हफ्ते भी अहम तरीन इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म ने इसी हवाले से बुलाए हैं। 20 तारीख को जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने आइनी कमेटी का इजलास बुलाया है, उसमें भी तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया, तो उनको कहा गया कि वो अपनी तजावीज़ के साथ आएँ। तजवीज़ ये है कि 8 या 10 अगस्त को जो है वो कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए ताकि 90 दिन मिल सकें, और इस 90 दिनों के दौरान जो दौरानिया होगा निगरान सेटअप का, उस दौरान सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने में अच्छा खासा वक्त जो है वो मिल सकेगा। तो इसी के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विदिन हुकूमत जो है इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ है कि कौमी असम्बली जो है वो 13 अगस्त जो कि उसकी मुद्दत पूरी करने की डेट है, उससे पहले 10 या 11 को जो है वो उसको तहलील कर दिया जाए। 90 दिन जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए मिल जाएंगे। सिद्दीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह करें। सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। और इस इंतखाबी गहमा गहमी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खटक ने एक नई सियासी जमात बनाई और अब PTI के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं वो इस पार्टी को शामिल करने या इसमें शमूलियत से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही थीं उसकी तरदीद करते नज़र आ रहे हैं। मुराद सईद ने तरदीद कर दी है। ताज मोहम्मद खान ने PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की तरदीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो शरीक था और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है। तहरीक इंसाफ के साबिक़ अक़लियती MPA वज़ीर ज़ादा का भी तरदीदी बयान आया है। वो ये कहते हैं कि नई जमात में शामिल नहीं हो रहा। इसी तरह आज़म खान साबिक़ रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, उन्होंने भी तरदीदी बयान दिया है। बोले कि सोशल मीडिया पर मेरा नाम परवेज़ खटक के इजलास में लिया जा रहा है, मैं इजलास में शरीक ही नहीं हुआ।
दूसरी जानिब साबिक MPA इफ्तिखार अली मशवानी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ना तो मैं वहाँ पर मौजूद था और ना ही मेरा इस नई सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है, इस ग्रुप के साथ मैं नहीं हूँ। साबिक MPA हैं पीर मुसव्विर, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बारे में जो खबरें हैं उनकी तरदीद की है, कहा है कि परवेज़ खटक के ग्रुप से उनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, परवेज़ खटक ग्रुप में मेरा नाम शामिल न किया जाए। गज़न जमाल फरीद हैं और इसके अलावा अजीज़ुल्लाह हैं, उन्होंने भी PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल होने से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसकी तरदीद की। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ PTI पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से दावा किया गया था कि 57 जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स क्या कहते हैं वो मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है। मुतअद्दिद रहनुमा इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को ज्वाइन किया है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक के साहबजादे इसहाक खटक ने सोशल मीडिया पर वायरल लिस्ट को जारी करार दिया है। अपने ट्वीट में इसहाक खटक के कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ PTI पार्लियामेंटेरियंस का पहला मुशावरती इजलास था जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल लिस्ट में कोई सदाकत नहीं है। परवेज़ खटक अगले इजलास में तमाम पार्टी अरकान की लिस्ट भी जारी कर देंगे। तो परवेज़ खटक के साहबजादे जो हैं वो इस मामले से मुतालिक बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो जाली हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फ़िलहाल हमने पार्टी अरकान के नाम जारी नहीं किए हैं कि किस किस ने हमें ज्वाइन किया है। एक मुशावरती इजलास अलबत्ता ज़रूर हुआ है सियासी सूरत हाल पर जिसमें गौर किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल है उसमें कोई हकीकत नहीं है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। अगले इजलास में अलबत्ता वो ये बताते हैं कि तमाम पार्टी अरकान की एक लिस्ट परवेज़ खटक की जानिब से जारी कर दी जाएगी कि PTI पार्लियामेंटेरियंस में आखिर है कौन कौन। लेकिन ये सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो क्यों रहा है? यकीनी तौर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ को ले डूबे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत किले खैबर पख्तूनख्वा में दरार पड़ गई है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला KP परवेज़ खटक ने नई सियासी पार्टी का ऐलान किया। इफ्तिताही तकरीब में जहाँ परवेज़ खटक ने कई तहलका खेज़ इंकशाफात किए, वहीं कई सवालात भी उठाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। साबिक वजीर आला KP परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात बना ली। नई पार्टी का नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस रखा गया है। PTI के 57 साबिक अरकान असेंबली ने परवेज़ खटक की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। पेशावर में परवेज़ खटक और उनके 50 से ज़ायद साथियों का अहम इजलास हुआ। साबिक वजीर आला महमूद खान और मुतअद्दिद साबिक वज़रा समेत दर्जनों अरकान ने PTI को खैरबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक वज़रा ज़ियाउल्लाह बंगश मशवानी भी PTI पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बन गए। इस मौके पर परवेज़ खटक ने तहलका खेज इंकशाफात भी किए, मगर कई अहम राजों से पर्दा ना उठाया। इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए बोले कि तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए। जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। हर पाकिस्तानी से 2 सवाल पूछता हूँ, क्या हमने जमहूरियत पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ जिस पर सबको सोचना चाहिए। 3-4 दफा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? PTI पार्लियामेंटेरियंस में मजीद रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। नई पार्टी का क़याम सन है 9 मई पर PTI के अंदर इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया है। ये तो है सियासी सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ये कहते हैं कि कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बामकसद तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरका को बताया गया कि कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और कार्रवाई को आज़ादी उन्हें मैसर है। दहशतगर्दों को इन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी मुतासर हो रही है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। फोरम के शुरका को दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खिराजे अकीदत पेश किया गया। शुरका को दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल बारे तफसीलात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म के लिए बामकसद तरबियत पर जोर दिया। फोरम के शुरका को बताया गया कि कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और कार्रवाई की आज़ादी मैसर है। दहशतगर्दों को इन सहूलियात समेत जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर तफसील से गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि बामकसद तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है और हमें अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मंसूबे और खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के दायरे कार में ज़राअत, IT, कानकुनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए मंसूबाबंदी और हिकमत अमली के इक़दामात को पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मुआवनत फराहम की जाएगी।
खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 279 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। तो IMF डील, सऊदी अरब की तरफ से मदद और इमारात की जानिब से जो डिपॉजिट करवाया गया है, इस सब के बावजूद डॉलर मार्केट जो है वो डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट कर रही है और मुसलसल जो है इसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा देखा जा रहा है। गो के इससे पहले बल्क में इजाफा देखा जा रहा था, 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये तक के जंप्स ले रहा था डॉलर, लेकिन जो ही ये मदद आई, IMF की डील लॉक हुई और उसके बाद सऊदी अरब, बल्कि उससे पहले सऊदी अरब और इमारात ने हमारी मदद की, तो एक बड़ा जो है वो रिवर्स भी लगा डॉलर को, तकरीबन 10-11 रुपये की कमी भी आई। अब जो डेली बेसिस की मार्केट फ्लक्चुएशन है वो देखने में आती है। अभी जो कारोबारी दिन है उसके दरमियान आप कह लीजिए डॉलर की सिचुएशन ये है कि ये 2 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ है इंटरबैंक में, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा हो चुका है। इंटरबैंक की बात करें तो यहाँ पर ये 281 रुपये और 50 पैसे में इस वक्त मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 1 रुपये महंगा होने के बाद 287 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का एक और इंतहाई अहम नोयत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, जबकि जो आबिद ज़ुबैरी हैं उनकी दरख्वास्त को भी इस मामले में शामिल कर लिया गया। इससे पहले एक 8 रुकनी बेंच बनाया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार ने इस बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है वो भी इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है और उस मामले पर फैसला हो जाने तक ये तय नहीं हो सकता कि बेंच की तश्कील का प्रोटोकॉल क्या है, तरीक़ाकार क्या है। इस जो इख्तलाफ है उसकी बुनियाद पर ये 2 मौजूद जजेस बेंच से अलग हो गए, जिसके बाद ये 6 रुकनी बेंच बन गया और अब ये इस मामले की समाअत कर रहा है। छुट्टियों के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम नोयत के केसेस की समाअत हो रही है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि समाअत का आगाज़ हो चुका है, समाअत जारी है। 6 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी इसमें शामिल हैं। इस केस से मुतालिक जो कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। एक और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दिया है और सिविल जज कुदरतुल्लाह ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा था कि बुशरा बीबी के साथ चेयरमैन PTI का निकाह दौरान इद्दत हुआ। निकाह लाहौर में हुआ, लेकिन दोनों बनी गाला इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। कानून के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर में से किसी भी शहर में दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जा सकती है। बिजली सार्फिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और वो खबर यह है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तैयारी की है। के इलेक्ट्रिक की बिजली 2 रुपये 33 पैसे, जबकि सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कीमत 1 रुपये 88 पैसे महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सरकारी तकसीम कार कंपनीज की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गुज़श्ता माह 13 अरब 32 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसकी पैदावारी लागत 100 अरब 18 करोड़ रुपए रही। डीजल से बिजली की पैदावार 30 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट रही। फर्नेस ऑयल से पैदा की जाने वाली बिजली की लागत 26 रुपये 9 पैसे और LNG से 24 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट बिजली पैदा की गई। के इलेक्ट्रिक और CPPA की अलग अलग दरख्वास्तों पर नेपरा अथॉरिटी 26 जुलाई को समाअत करके हतमी फैसला करेगा। तो बिजली सार्फिन के लिए ये खबर है कि इलेक्ट्रिक के लिए बताया जा रहा है 2 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी जाएगी, जबकि जो सरकारी डिस्कोज हैं उनके लिए 1 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान है। तो मजमूई तौर पर जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफे के बायस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ये इजाफा किया जाएगा और इस सिलसिले में 26 जुलाई को समाअत होगी, फ़ैसला कर लिया जाएगा। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के हज़ारों मुलाजमीन तनख्वाहों और मराद के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम है। ताज़ा तरीन सूरत हाल लाहौर की है क्या, चौधरी अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। चौधरी अशरफ बताइएगा कहाँ कहाँ इस वक्त ट्रैफिक जैम है और जो एहतजाज है उसमें कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ?
جی میں اس وقت یونیورسٹی میں موجود ہوں. یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیمپس پل پر ٹریفک کو بھی بلاک کیا جہاں پر لمبی قطاریں ٹریفک کی لگیں اور ٹریفک کے مسائل کو بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. میں اس وقت جب یہاں پر پنجاب یونیورسٹی موجود ہوں, ملازمین سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے آپ کو تنخواہوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. جی ہمارا پہلا مطالبہ تو صاف ظاہر ہے کہ جو وفاقی حکومت کی طرز پر ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے ملازمین کو بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی اضافہ اسی طرز پر کیا جائے, اور جو لیو انکیشمنٹ کا ایک ظالمانہ قانون نافذ کیا گیا اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. لیکن آج کا یہ جو احتجاج ہے اس کے ساتھ ہمارے یونیورسٹی کے جو متعلق بھی مطالبات ہیں, جیسے ہمارے یونیورسٹی کی کوئی اسپیشل الاؤنس ہیں, ہاؤس ریکوزیشن ہے, یوٹیلیٹی الاؤنس ہے, 25% جو ڈی آر اے ہے اس کے بقایا جات ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. تو یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھنے کا اعلان کیا جب تک یہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. کسی قسم کا کوئی بھی سٹاف کسی کام پر نہیں اس وقت تک کام کرے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے لیے جاتے. تو پنجاب یونیورسٹی کے یہ ہزاروں ملازمین احتجاج کرتے آپ نے دیکھ لیے. مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کی بات کریں جو 25 جولائی کو ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور رپورٹ کی منظوری کا امکان ہے. مردم شماری رپورٹ منظوری کی صورت میں عام انتخابات میں تاخیر کا بھی خدشہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 25 جولائی کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. موجودہ حکومت کے دور میں مشترکہ مفادات کونسل کا یہ پہلا اجلاس ہوگا. حکومتی ذرائع کے مطابق اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا. صوبائی حکومتیں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پر اپنا موقف پیش کریں گی. سی سی آئی اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کی رپورٹ کی منظوری کا بھی امکان ہے. مردم شماری رپورٹ کی منظوری اور نوٹیفیکیشن کی صورت میں ایک آئینی بحران جنم لے سکتا ہے. اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد میں رد و بدل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, جس کے لیے اسمبلی موجود نہیں ہوگی, پھر 2/3 اکثریت بھی نہیں ہوگی. مردم شماری نتائج کے نوٹیفیکیشن کی صورت میں انتخابات کے التوا کا خدشہ ہے. الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں پر کام کرنا ہوگا جس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. تو یوں انتخابات کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس وقت وفاقی وزراء یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ گزشتہ مردم شماری پر ہی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں. اس کی آئین میں گنجائش موجود ہے. ملک کی 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری پر ایم کیو ایم کو خدشات ہیں اور ایم کیو ایم نے احتجاج کی دھمکی بھی دے رکھی ہے. ایم کیو ایم نے الزام لگایا ہے کہ کراچی کی بلند عمارتوں میں رہائشیوں کو نہیں گنا گیا. نادرہ ریکارڈ کے مطابق بھی کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے. پرانی مردم شماری پر انتخابات انہیں کسی صورت قبول نہیں ہوں گے. تو متحدہ قومی موومنٹ نے اس سلسلے میں جو ہی مردم شماری ہو رہی تھی بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا تھا. اب جیسے جیسے انتخابات کا مرحلہ قریب آ رہا ہے وہ مزید احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں. محمد سلمان ہمیں جوائن کریں کراچی سے, ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. سلمان, کہیے گا یقینی طور پر اگر نئی مردم شماری کو تسلیم کر بھی لیا جاتا ہے تو بھی اس پہ ایم کیو ایم کے تحفظات تھے, تو ایم کیو ایم کے پاس اب راستہ کیا ہے, کیا مطالبہ ہے ان کا, اور اس سلسلے میں ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے پی پی سے یا مسلم لیگ نون سے؟ جی بالکل, ایم کیو ایم جو ہے وہ اب تک تو بات چیت کا راستہ ہی اپناتی رہی ہے, لیکن جب یہ معاملہ سب سے پہلے شروع ہوا مردم شماری کا تو اس سے پہلے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ اضافی وشیش کا معاملہ تھا جس پر ایم کیو ایم نے تحفظات کا اظہار کیا اور بائیکاٹ کرتے ہوئے الیکشن نہیں لڑا, جس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیا اور احتجاج کی کال پر اثر یہ تھا ایم کیو ایم کے احتجاج کی کال کا کہ ان کا مطالبہ مانا گیا اور 53 یوسیز کا اضافہ کر دیا گیا. اس کے بعد مرحلہ آیا مردم شماری پر, تو فروری کے مہینے میں جب اعداد و شمار ظاہر کیے گئے تو اس میں 1 کروڑ 42 لاکھ کراچی کی آبادی دکھائی گئی, جس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ احتجاج کی دھمکی دی اور احتجاج کا سلسلہ شروع بھی کیا. اب مزید انتخاب کا جو مرحلہ ہے وہ قریب آ رہا ہے تو ایم کیو ایم نے احتجاج کی دھمکی دے دی ہے, کیا صورت بنے گی ہم اس پر نظر رکھیں گے. سلمان, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ.